ठीक है। तो अब दोस्त ये एक स्क्वायर है, ठीक है। हम कूलम्ब फोर्स पे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एक स्क्वायर है जिसके साइड ए गिवन है, ठीक है, जिसके साइड की वैल्यू ए है, और इनके जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पर जो चार्ज रखा हुआ है वो क्यू है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। ओके, इतनी बात समझ आई। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ना कि कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द चार्ज, calculate net force on the charge placed at the corner D। तो ये जो D कॉर्नर है स्क्वायर का ना, इस पर जो चार्ज प्लेस्ड है, इस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। ओके, क्यों अब तो आवाज जा रही है ना। ओके, तो जरा बताओ, आपने इस D कॉर्नर पर जो चार्ज क्यू प्लेस्ड है, इस पर कितना टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो एक बात बताओ मुझे, मैं थोड़ा इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ ना, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। आप समझो कि ये डी पॉइंट है और यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है। तो अब जरा देखो अब दोस्त, क्या यहाँ पर जो चार्ज प्लेस्ड है, इस पर ये वाला जो ए कॉर्नर पर चार्ज प्लेस्ड है, वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, तो उसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। तो मैं इसको नाम दे देता हूं एफ ए डी। एफ ए डी का मतलब ए पर जो चार्ज प्लेट है वो डी पर जो फोर्स चार्ज प्लेट है उस पर जो फोर्स लगा रहा है, मैंने उसको एफ ए डी से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह मुझे बताएं, क्या जो सी कॉर्नर पर चार्ज प्लेट है अब दोस्त, क्या वो इस पर एक फोर्स लगाएगा? दोनों सेम नेचर के हैं, तो वो भी यहां पर और सी पर जो चार्ज है वो डी पर लगा रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया सी डी। इसी तरह एक चार्ज बी कॉर्नर पर रखा हुआ है, क्यों? तो ये भी तो इस डी पर प्लेट्स चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी डी, बी डी। बताएं अब बस इतनी बात क्लियर हुई? ये जो मैंने फोर्स के डायरेक्शन ड्रॉ किए हैं, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ओके, तो सारे फोर्सेस की मुझे डायरेक्शन तो पता चल जाएगी, उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। तो अब हम जरा इनके मैग्नीट्यूड पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये डिस्टेंस इतनी ए है, ये ए है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अब दोस्त? क्योंकि क्यू जो बी पर चार्ज रखा हुआ है वो जो डी पर रखे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस ये है। तो ये कैसे निकालोगे मुझे बताओ? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है? इतना ट्रायंगल कट कर लो, ये इतना। तो अब दोस्त ये यही तो लिखा हुआ है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, और आपको ये वाला कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर। तो कितना आ गया? ए रूट टू। यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ये आ गई ए रूट टू। ठीक है, चलो भाई। तो अब जरा इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। तो जरा देखो एफ ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दोनों क्यू हैं, यहां पर भी क्यू है, यहां पर, तो Q1 Q2 मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में, तो a है, तो मीन्स a स्क्वायर। इसी तरह एफ सी डी का आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो अब दोस्त। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आप एफ बी डी का कैलकुलेट कर लो। तो एफ बी डी कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, अब जरा देखो BD की डिस्टेंस कितनी है इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर की, वो है a√2, इसका मतलब a√2 का स्क्वायर। अब a√2 का स्क्वायर का क्या मतलब, एफ बी डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और a√2 का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, तो फाइनली ये क्या आ गया 2a स्क्वायर। क्यों अब्दुस, ये मैग्नीट्यूड जो मैंने लिखा ना, इतना आपको समझ आ गया। अब मुझे बताओ, क्या एफ ए डी और एफ सी डी, ये एफ ए डी और एफ सी डी क्या मैग्नीट्यूड में पैरेलल हैं? जरा देखो, एफ ए डी और एफ सी डी, यानी ये जो फोर्सेज है ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनको एक सिंपल नाम दे देते हैं एफ। भाई जब दो हम नाम डिफरेंट कब रखते हैं, जब दो डिफरेंट चीजें होती है ना, अगर दोनों फोर्सेस सेम है तो सिंपल नाम रख दें एफ, क्यों कॉम्प्लेक्स करे ए डी और सी डी करके। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जब तीनों फोर्सेस के मुझे वैल्यूज पता चल गए, तो अब यहां पर टोटल फोर्स, यहां पर जो ये जो डी कॉर्नर है, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर एडिशन का वेक्टर रूल लगाओगे अब दोस्त, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको स्केलर की तरह से ऐड नहीं कर सकते हो कि सिंपल आप F1 प्लस F2 प्लस F3 कर दो। ठीक है, वेक्टर की तरह ऐड करोगे। तो मुझे बताओ, अब सिंपल मुझे सॉल्व करने का तरीका क्या है, मुझे बताओ क्या एफ ए डी और एफ सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है अब दोनों वेक्टर, एफ ए डी परपेंडिकुलर है ना, एफ ए डी और एफ सी डी, वैसे आप किसी भी दो वेक्टर को आप लेके पहले सॉल्व कर सकते हो, बट ध्यान रखो जब आप वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट निकालते हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है अब दोस्त, ये होता है ना, मान लो दो वेक्टर हैं, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, या मान लो यहां पर दो वेक्टर क्या है F1 और F2, इनके बीच एंगल थीटा है, तो आप रिजल्टेंट का फार्मूला क्या रहता था आपके, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, यही तो होता है। तो अब जरा देखो, तो थीटा मैटर करता है, तो आपको उन दो वेक्टर को साथ में लेना है जिसका थीटा आपको इजिली पता हो। तो मैं एफ ए डी और एफ बी डी भी ले सकता हूं, नो प्रॉब्लम, बट एफ ए डी और एफ सी डी इसलिए एक साथ ले रहा हूं क्योंकि इनके बीच एंगल 90 है, और 90 cos 90 0 होता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैं पहले एफ ए डी और एफ सी डी ले रहा हूं। सो रिजल्टेंट ऑफ एफ ए डी एंड एफ सी डी इज, क्या होगा भाई, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो गया, तो ये जो सी डी और ए डी का जो रिजल्टेंट होगा क्या हो, F1 स्क्वायर, तो भाई एक ए डी है और एक सी डी है, तो मतलब एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए डी इंटू एफ सी डी, और कॉस थीटा कितना है 90, जरा देखो एफ ए डी और एफ सी डी क्या है
90 डिग्री पर है। हमें हमेशा याद रखो, किसी स्क्वायर पर के, मान लो ये स्क्वायर है ना, तो ये जो लाइंस होती हैं, ये स्क्वायर के कॉर्नर पर ये जो लाइन होती है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब एफ आर इक्वल टू, मैंने आपको बताया एफ ए डी और एफ सी डी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मैंने इनको एक सिंपल नाम एफ दे दिया। तो एफ ए डी का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, एफ सी डी का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, प्लस 2 एफ ए डी एफ सी डी, 2 एफ इंटू एफ, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो एफ आर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अंदर क्या बचा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2 एफ स्क्वायर। तो एफ आर कितना आ गया, √2f, क्योंकि एफ स्क्वायर से एफ बाहर आ गया, और 2 का √2 हो जाएगा। हाँ, देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि भाई यहां 0 से जब 2, ये ये हाँ, रिजल्टेंट हम एडी और सीडी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर वेक्टर क्या है, एडी और सीडी है, तो एडी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर प्लस 2 एफ एडी प्लस एफ सी डी। मेन फार्मूला आपने वेक्टर पढ़ा होगा रिजल्टेंट निकालने का, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद के स्टेप पे जरा देखो, एफ ए डी, जरा देखो एफ ए डी और एफ सी डी मैग्नीट्यूड में इक्वल थे ना, तो मैंने सिंपल नाम दे दिया एफ, क्योंकि भाई देखो नेम हम डिफरेंट कब रखते हैं, जब दो डिफरेंट चीजें हैं। जब दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो नाम डिफरेंट रखने का क्या मतलब है, सिंपल रख दो। जब सेम हो गए दोनों के वैल्यूज, तो इसलिए सिंपल ए लिख दिया। और फिर ये एफ स्क्वायर बाहर आ गया रूट से, एफ बचा 2 का √2f। और एफ ए डी और एफ सी डी की वैल्यू, वो क्या है, सिंपल ए स्क्वायर, क्योंकि एफ किसके इक्वल है, एफ की वैल्यू तो इन्हीं के बराबर है ना, एफ ए डी और एफ सी डी के, और इनकी वैल्यू ये। तो एफ आर कितना आ गया, ये फोर्थ इक्वेशन। इसका मतलब जो एफ सी डी होगा और एफ एफ ए डी होगा, इन दो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इतना। लेकिन इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर आएगा, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है वो भी तो फोर्स है ना, वो भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी। तो हमेशा आप एक बात याद ध्यान रखो ना, जब दो वेक्टर एक बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल पर होते हैं, मतलब दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा मिड से पास होता है। तो एफ ए डी और एफ सी डी राइट एंगल पर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर, ये, ठीक है। ये रूल होता है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो मिड से पास होता है। इतनी बात समझ आ गई यहां तक। हाँ, तो अब जरा देख, ये आता है आपको, अगर ये आता है ना तो 95% जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का यही है। बस हाँ, वो जो मैंने पिछले, जब आपका एग्जाम था ना उस वक्त जो मैं करवा रहा था वही है, वही मैं अभी करवाऊंगा भी ना, तो उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि क्योंकि इस चैप्टर से यही सब बनते हैं, और आपने एग्जाम में भी देखा उसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक, हाँ अभी हम डायपोल पे भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, डायपोल भी है। चले, तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अरे अब जरा देखें दोस्त, अब जरा ये जो एफ आर है, एफ आर जो है और एफ बी डी,
क्या ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं? देखो एफ और एफ बी डी सेम डायरेक्शन में है ना, इसकी भी तो डायरेक्शन इधर ही है ना। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज ऐड होके आता है। तो लिख दो सिंस एफ बी डी एंड एफ आर इन सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट क्या होगा भैया? एफ आर क्या होगा? सिंपल, इसको एफ आर डैश नाम दे दो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपल ऐड कर दो, एफ आर प्लस एफ बी डी। तो एफ आर कितना है, रिजल्टेंट कितना है, ये जरा देखो, √2। एफ आर कितना है, √2 इंटू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कितना है भाई? तो जरा देखो, ये है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो जरा देखो, अब तो जरा देखो, क्या 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है? दोनों स्टेप है ना, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों स्टेप में। तो अंदर क्या बचा, या इस स्टेप में √2 बचा, वहां पर प्लस 1/2 बचा। तो यही हो गया आंसर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स acting on the charge placed on this corner। अब दोस्त, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। ओके, तो इसको रफ करें फिर। ओके ओके, आप आओ, आप आओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। The side of an equilateral triangle is 2 centimeter. Plus 10 microcoulomb plus 20 microcoulomb comma minus 20 microcoulomb charge is placed at the three corner of the equilateral triangle। सो क्वेश्चन आपसे पूछ ये रहा है, find the magnitude of the electric force, find the magnitude of electric force
force acting on the charge plus 10 microcoulomb. So this is the question. अब ध्यान रखें, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है आपके पास? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इज 2 सेंटीमीटर, जिसका साइड कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। साइड कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर है उस ट्रायंगल का, और इस पर ये सारे तीनों चार्ज आपके प्लेस्ड हैं। तो यहां पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है, यहां पर 20 माइक्रोकूलम, यहां पर -20 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने कहा है +10 माइक्रोकूलम +20 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज +10 कूलम। मतलब इस वाले चार्ज पर, इस वाले कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है, इस वाले कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है ना, उस पर कितना फोर्स, यानी इस +10 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। ये अब आप बताएं। ठीक है, इसको स्किप करते हैं फिर। तो सिंपल, इस +10 माइक्रोकूलम पर फोर्स पूछ रहा है, तो मुझे बताओ इस +10 माइक्रोकूलम पर क्या होगा? ये +20 भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये +20 इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की इधर होगी। इसको मैंने F1 नाम दे दी, नेम कर दिया। फिर इसी तरह ये -20 माइक्रोकूलम +10 को अपनी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो उस फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी। इसको F1 नाम दे दे, F2। क्यों भाई? और इस तरह से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो कॉर्नर पर एंगल बनता है अब्दुस, ये हमेशा 120 डिग्री होता है, ध्यान रखो। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि किसी कि मतलब ये मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बनेगी हमेशा ना, ये वाली, ये एंगल 120 होगी। इसी तरह ये जो एंगल होगी, ये वाली, ये भी 120 होगी। इसी तरह ये जो एंगल होगा, ये भी 120 होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखनी है। चलो, तो F1 कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1/4πε Q1 Q2। Q कितना है? 10 माइक्रोकूलम और 20, तो 10 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दो, इंटू 20 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में पुट करो तो 10⁻² मीटर हो गया। तो F1 कितना आ गया? इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, और ये 10 टू जा 200, 10⁻⁶ -6 10⁻12, और ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा। नीचे आपका 2 है, 200 100 बचेगा। तो F1 कितना आ गया? 9 इंटू 100 900 इंटू 10⁻12+2, तो ये हो गया 10⁻10
पावर -1। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो ये 2 टू या 4 होगा, 4 इंटू 10⁻⁴। अब ये जो 200 था यहाँ पर कितना है, कैंसिल कर दो, 450। तो 9 को 50 से मल्टीप्लाई करो, 450 थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ गया, 450। ये कितना हो जाएगा 11, 9 टू +11 और 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और ये -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। तो कितना आ गया फाइनली 450 इंटू 10⁻3। तो फाइनली ये कितना बन गया, F1 कितना आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है भाई। 9 इंटू इसकी वैल्यू तो ये हो गई 20 इंटू 10 200 हो गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻12 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻4। तो क्या हो जाएगा 450 इंटू 10⁻+9 +2 +11 तो 10⁻⁻1 -4 आ जाके उधर +1 हो गया। क्यों अब्दू, कहीं मैं मिस्टेक आ रहा है भाई। नहीं 45, 400 4500 आ रहा है। और हमने पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व भी तो करवाया था मैंने पिछली बार ना, पिछली बार मैच कर रहा था, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई। 10 माइक्रो कूलम 20 माइक्रो Q1 Q2 10 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 20 इंटू 10⁻⁻
डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, टू, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया, इसकी प्लेस पे 9 इंटू 10 का पावर 9 हुआ, ये 10 इंटू 20 200 हो गया, ये 10 का पावर माइनस 12 हो गया। ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। फिर हमने 4 से इसको कैंसिल करवा दिया तो 50 बचा, और 9 इंटू 50 450 आ गया, ये 10 का पावर 9 10 का पावर माइनस माइनस 12, तो 10 का पावर माइनस 3 हो गया, 10 का पावर माइनस 4 आ जाएगा प्लस 4 आएगा, तो F1 कितना आ गया 450 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 10, ये 10 का पावर 1 बचेगा, तो F1 कितना आ गया 450 न्यूटन। यानी ये 20 माइक्रोकुलाम इस 10 माइक्रोकुलाम पर फोर्स कितना अप्लाई करेगा 4500 न्यूटन। इसी तरह ये जो 20 माइक्रोकुलाम है वो इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो F2 कितना हो जाएगा, इसका भी फार्मूला क्या होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये भी 10 20, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6, भाई ये कितना है इतना, और ये चार्ज कितना है 20 इंटू 10 का पावर माइनस 6, डिस्टेंस वही है जो पहले था, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 10 2 और का होल ऑफ स्क्वायर, तो सिंपल आप इसको भी जब कैलकुलेट करोगे तो वही वैल्यू आएगी क्योंकि सेम टर्म है ना, 4500 न्यूटन। क्यों भाई अब्दुस, और तो जरा देखो क्या F1 F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, इक्वल है तो इनको एक सिंपल नाम दे दूं, इनको एक सिंपल नाम दे दूं F। तो अब जरा देखो, अब F1 और F2 का जब मुझे मैग्नीट्यूड पता हो गया तो अब इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना, एंगल भी मुझे पता है, तो F क्या होगा, F रिजल्टेंट क्या होगा, सिंपल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, तो F1 कितना है, अच्छा F1 F2 क्या है सेम है ना, तो इनको सेम रख देते हैं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, और cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ये हो गया 2F स्क्वायर माइनस F इंटू F स्क्वायर, तो एफ आर कितना आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर F स्क्वायर, तो एफ आर कितना आ गया F, तो एफ आर की वैल्यू कितनी है भैया, F कितना आया, F F1 F2 के बराबर है ना, और F1 F2 कितने आए थे 4500, तो यही आ गया। क्या मतलब, इस 10 माइक्रोकुलाम पर ये 20 और ये 20 जो मिलकर फोर्स अप्लाई करेंगे वो कितना होगा 4500 न्यूटन। ओके, तो आगे सॉल्व, आगे बढ़े। एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ।